नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू डिस्कशन में। आइए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई है। इस बार जो 2023 में घोषणा की गई है, 22 भाषाओं में अपना वार्षिक साहित्य पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की गई है। यानी कि जो 22 भाषा है उस भाषाओं के विजेताओं को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 दिया गया है। इसमें 9 कविता के लिए पुरस्कार दिए गए हैं, कविताओं के लिए 9 पुरस्कार हैं, और उसके बाद उपन्यास के लिए 6 पुरस्कार हैं। कविता और उपन्यास के लिए 6 पुरस्कार है। उसके बाद जो लघु कहानियाँ होती हैं, लघु कहानियों के लिए 5, जो शॉर्ट स्टोरीज होती हैं उनके लिए 5 है, प्लस एसेज यानी कि जो निबंध है उसके लिए 3 पुरस्कार मिले हैं। ये पुरस्कार याद रखिएगा, 3 पुरस्कार मिले हैं। प्लस साहित्यिक अध्ययन करने के लिए 1 पुरस्कार मिला है। साहित्यिक अध्ययन करने के लिए 1 पुरस्कार मिला है। इन पुरस्कारों में दिया क्या जाता है, एक ताबूत होता है, यहाँ देखिए, जिसमें उत्कीर्ण तांबे की पट्टिका लगी होती है, ताबूत है, और उसके साथ साथ एक साल होता है, और उसके बाद 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत की जो राष्ट्रीय साहित्यिक अकादमी है उसके द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है। जो राष्ट्रीय साहित्यिक अकादमी है उसके द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है साहित्यिक सम्मान में। यह पुरस्कार लेखन में उत्कृष्टता को मान्यता देने के लिए और उसे बढ़ावा देने के लिए और नए नए उसमें जो रुझान है उसको और आकर्षित करने के लिए यह जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये दिया ही जाता है। नेक्स्ट, रायमती घुरिया, ये उड़ीसा की एक जनजाति, घुरिया है, घुरिया नहीं घुरिया है, ये उड़ीसा की एक जनजाति महिला है। इन्होंने भारत में जो बाजरा की प्रजातियां हैं, जो बाजरा होते हैं, बाजरा की प्रजातियां हैं, उसके 30 किस्मों को संरक्षण करके रखा है। हालांकि इनके पास जो एजुकेशन है न्यूनतम औपचारिक शिक्षा ही ये प्राप्त कर ली है। इसे बाजरा की रानी के रूप में भी इन्हें जाना जाता है, रायमती घुरिया को। ये बाजरा की खेती को बढ़ावा देने के लिए, किसानों को प्रशिक्षण देना और इसके बाद एक फार्म स्कूल की स्थापना में उनकी योगदान के लिए भी इन्हें सेलिब्रेट किया जाता है, यानी जाना जाता है। रायमती का योगदान बाजरा के जो प्रसंस्करण है यानी प्रोसेसिंग है, मूल्यवर्धित उत्पाद बनाने एवं स्वयं सहायता समूहों का लीडरशिप यानी नेतृत्व करने और राज्य स्तरीय मान्यता और पुरस्कार प्राप्त करने तक फैला हुआ है। तो इन्हें भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, मिथिला क्षेत्र के बारे में दिया है। चर्चा में क्यों आ गया है, बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, इनके द्वारा मिथिला क्षेत्र में जो सीतामढ़ी है वहाँ पुनरौना धाम है, एक पुनौरा धाम है, वहाँ देवी सीता के जन्म स्थली के लिए 72 करोड़ रुपए की एक विकास योजना शुरू की गई, इसलिए चर्चा में आ गई है। देवी सीता को जो महाकाव्य है उसमें वैदेही के नाम से भी जाना जाता है, जानकी के नाम से जाना जाता है, सीता के नाम से जाना जाता है और मिथिलापुरी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इनके अंतिम स्पष्ट उल्लेख बिहार में मिला है। तो आइए मिथिला के बारे में जान लेते हैं कि मिथिला क्षेत्र फैला कहाँ से है, अब प्लस उसके बाद इसका वर्णन कहाँ तक मिलता है। यहाँ मैप में देखते हैं, ये है सीतामढ़ी, बिहार का सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट है। फिर दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा से लेते हुए सुपौली, अररिया और मधुबनी है, ये सब पूरा मिथिला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्लस कुछ जो नेपाल के एरिया है, ये भी इसमें समाहित है मिथिला क्षेत्र में, क्योंकि जनकपुरी का उल्लेख, जो वाल्मीकि रामायण है उसमें जनकपुरी का उल्लेख किया गया है, तो वो जो नेपाल में जो मिथिला क्षेत्र है उसका उल्लेख किया गया है। तो ये था मिथिला क्षेत्र के बारे में और एक परियोजना स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट, कक्षाओं में चुनाव साक्षरता के बारे में बात हो रही है। शिक्षा मंत्रालय और भारत का चुनाव आयोग, ध्यान रखिएगा, 2 फैक्ट है, शिक्षा आयोग है, एक भारत का चुनाव आयोग, दोनों ने मिलकर एक MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझौता ज्ञापन पर एक हस्ताक्षर किया है। किस लिए हस्ताक्षर किया गया है शिक्षा मंत्रालय और भारत के चुनाव आयोग के द्वारा? इसलिए किया गया है कि जो कक्षा है, जो छात्र हैं, उनके भविष्य में मतदाता के रूप में उन्हें तैयार करना और उसे जो इलेक्शन है, चुनाव है, इस प्रणाली के बारे में उन्हें और भी शिक्षित करना। तो ये जो MOU साइन हुआ है कक्षा 6 से 12 तक के बच्चे के लिए, जो राष्ट्रीय परिचर्चा के रूपरेखा में एक चुनावी साक्षरता को शामिल करने की बात की गई। मतलब एक राष्ट्रीय परिचर्चा एक टॉपिक के रूप में रहेगा, उसको शामिल किया जाएगा बुकों में, जैसे NCERT की जो भी पाठ्य पुस्तक है उसमें शामिल किया जाएगा, या जिसमें नहीं है, जो NCERT छप चुकी है उसमें अपडेट कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो मतदाता शिक्षा है, चुनावी साक्षरता है, इसको कॉलेज हो गए, विश्वविद्यालय हो गए, जितने भी वयस्क लोग हैं उसके जो शिक्षा ढांचा है, पाठ्यक्रम है, उसमें भी इंटीग्रेट किया जाएगा। शिक्षकों को इस विषय वस्तु को अपने पाठ्यक्रमों में शामिल करने के लिए भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। मतलब कि जो शिक्षक हैं यानी कि जो टीचर्स हैं उन्हें भी ट्रेनिंग दिया जाएगा, वो अपने पाठ्यक्रमों में इसे शामिल कर ले और अच्छे से बच्चों को पढ़ा सके। आगे बढ़ते हैं, नेशनल जियो
साइंस डेटा रिपोजिटरी पोर्टल्स। ये पोर्टल लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? खान मंत्रालय। तो सबसे पहले एक फैक्ट तो यही मिल जाएगा कि खान मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यही है कि देश भर में जो भू स्थानिक जानकारी है उसका व्यापक पहुंच प्रदान करना। व्यापक पहुंच मतलब कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, ध्यान रखें, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट्स ऑफ स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स यानी BISNGN, इन दोनों के नेतृत्व में इसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का लॉन्च किया गया है। इन दोनों को मतलब ये दोनों नेतृत्व किए थे और इसे लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? खान मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। तो ये करेगा क्या? जैसे भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण मतलब कि जो भी भू स्थानिक मतलब पृथ्वी से संबंधित या पृथ्वी के प्रॉपर्टी से संबंधित, प्रॉपर्टी जो होती पपड़ी होती ऊपर वाला पार्ट, उससे संबंधित जो भी डेटा होते हैं, चाहे पहाड़ पर्वत मैदानी क्षेत्र होंगे, उससे जो भी जानकारी होगी व्यापक रूप से इकट्ठा करेंगे और इस पोर्टल पर दिया जाएगा ताकि व्यापक रूप से इसका इस्तेमाल आम लोगों तक पहुँचे। यानी कि जो डेटा है, भूवैज्ञानिक डेटा है, उसका लोकतांत्रिकरण किया जा रहा है कि मतलब आम लोग भी वहाँ पहुँच सके, मतलब इस पोर्टल पर जाके जान सके। राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण पॉलिसी 2016 के बारे में दिया है। इसका उद्देश्य यही है कि जो प्राइवेट सेक्टर यानी जो निजी क्षेत्र है उसको भागीदार बनाना, मतलब उसे पार्टिसिपेट करना कि ताकि जो भारत का रिसर्च क्षेत्र है, अन्वेषण क्षेत्र है, जो खोज एरिया है, उसमें वो भी अपना भागीदारी सुनिश्चित कर सके। विशेष करके जो राजस्व साझाकरण है उसके साथ निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए अन्वेषण ब्लॉकों की नीलामी करना हो गया, चाहे सार्वजनिक भूवैज्ञानिक डेटा तैयार करना हो गया, या सोने चांदी तांबे जैसे खनिजों के सटीक स्थान की जो ऊंचाई है और उसके करीबी अंतरिक्ष उड़ान है उसका उपयोग करके पूरे देश का मानचित्रण करना इसमें शामिल है। पूरे देश का मानचित्रण करना शामिल है। इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी पार्टिसिपेट किया जाएगा। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के बारे में दिया है क्योंकि ये और उसके साथ साथ जो भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग संस्थान था, ये दोनों मिलके इन्हीं दोनों की लीडरशिप में ये पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो दोनों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है, सबसे पहले तो इसकी स्थापना 1851 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय ये कोलकाता में है। उसके बाद यह खान मंत्रालय के तहत कार्य करता है। भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और अध्ययन के लिए ये काम करता है, मतलब कि भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और अध्ययन पर यह काम करता है। जो भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू सूचना विज्ञान संस्थान है, यह एक स्वायत्त वैज्ञानिक सोसाइटी है, यानी कि जो साइंटिस्ट सोसाइटी है जो भू स्थानिक प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रौद्योगिकियों का विकास करना, अनुसंधान मतलब रिसर्च करना और उसके साथ उसके सहयोग को समर्थन देना है। गुजरात सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की एक एजेंसी है जो भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग है। यह गांधीनगर गुजरात में ही स्थित है। इसकी स्थापना गांधीनगर गुजरात में ही की गई थी। तो आगे बढ़ेंगे। नामदफा उड़न गिलहरी के बारे में दिया है। चर्चा में क्यों आ गई है? 42 वर्षों से लापता जो नामदफा उड़न गिलहरी है, यह अरुणाचल प्रदेश में फिर से इसे खोजा गया है। अंतिम बार इसे 1981 में वर्णित किया गया था। इस प्रजाति को विलुप्त माना गया था। यह एक समान प्रजाति है के साथ ही भ्रमित किया गया था। नामदफा उड़न गिलहरी के बारे में अगर थोड़ा सा बात करें तो यह गंभीर रूप से लुप्त प्राय है, यानी कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की जो सूची सेकंड अनुसूची है उसमें इसे शामिल किया गया है। जो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह वैश्विक वन्य जीव संरक्षण खोई हुई प्रजातियों की खोज पहल द्वारा लक्षित 25 यानी 25 जो सर्वाधिक वांछित लुप्त प्रजातियों हैं उसमें से एक है नामदफा उड़न गिलहरी। थोड़ा सा और इसके बारे में अगर जाने तो फिर नामदफा नेशनल पार्क के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर पहले देखिए इसका लोकेशन है नामदफा नेशनल पार्क। यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और 2000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। 2000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका इसे 1983 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था, यानी 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके साथ साथ इसका नाम जो नामदफा नेशनल पार्क है, नाम इसका कहाँ से आया है? इस पार्क से एक नदी निकलती है जिसका नाम है नोवा दिहिंग रिवर्स निकलती है। इसी के नाम से इसका नाम रख दिया गया है नामदफा नेशनल पार्क। ये ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी यानी कि सहायक नदी है। ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है जो नोवा दिहिंग रिवर से, इसी के नाम पर नामदफा नेशनल पार्क रखा गया है। ये लोकेट कहाँ करता है? ये पार्क
करता है। अप्रोक्सीमेटली इंडो में जो इंडो बर्मा क्षेत्र है, इंडो बर्मा, बर्मा मतलब म्यांमार का नाम है, बर्मा पुराना नाम है। इंडो बर्मा रीजन एक हॉट स्पॉट रीजन भी है। ये किसे इंडो हॉट स्पॉट रीजन के बारे में भी जाना जाता है इसे। तो ये चाइना का एरिया है, अरुणाचल प्रदेश का एरिया है, प्लस म्यांमार का एरिया है। ये जो ट्राई जंक्शन है यहीं पर लोकेट करता है नामदफा नेशनल पार्क, अरुणाचल प्रदेश में। आगे बढ़ेंगे, मालदीव के बारे में दिया है। मालदीव चर्चा में क्यों आ गया है? भारत के साथ एक और द्विपक्षीय जो समझौता है उसे समाप्त कर दिया है मालदीव, जो हाइड्रोग्राफिक सर्वे होता है। हाइड्रोग्राफिक सर्वे क्या होता है? जैसे कि पानी हो गया, समुद्र के नीचे पानी हो गया, पानी के नीचे जो भी इलाके होते हैं उसका सर्वेक्षण करना होता है। जो खनिज हो गए, खनिज संसाधन हो गए, प्लस उसके बाद जो भी जीवित जीव हैं उनका जो सर्वेक्षण होता है, ये उसमें शामिल किया जाता है हाइड्रोग्राफिक सर्वे में। तो मालदीव सरकार में जो सरकार इसमें बनी है मालदीव की, उसने इसे रद्द कर दिया है। तो आइए मालदीव का लोकेशन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये है मालदीव, इसकी कैपिटल्स यानी माले है। अब फिर यहाँ पर देखिए कारदिया चैनल है जो मालदीव को 2 पार्टों में डिवाइड्स करता है। वायुमांडू चैनल से ये भी डिवाइड करता है मालदीव के कुछ आइलैंड्स को, ऊपर और नीचे डिवाइड करता है। इसे जानेंगे, दक्षिण एशियाई द्वीप समूह राज्य है। 26 एटाल्स मिलकर ये मालदीव 26 एटाल मिलकर ये मालदीव बना हुआ है। एशिया का सबसे छोटा देश है, ध्यान रखिएगा, एशिया का सबसे छोटा देश है और दुनिया के सबसे भौगोलिक रूप से फैले हुए संप्रभु राज्यों में से एक है। मतलब भौगोलिक मतलब विस्तार हुआ है, देखो यहाँ से लेकर इतना लंबा फैला हुआ है और सबसे छोटा क्षेत्र है। समुद्र सहित लगभग 90,000 वर्ग किलोमीटर का कुल क्षेत्रफल है इसका। 90,000 वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल है समुद्र एरिया लेकर। और उसके बाद इसकी आबादी कितनी है? लगभग कुल क्षेत्रफल का 5,21,000 के लगभग इसकी आबादी है। यह एशिया में दूसरा सबसे कम आबादी वाला देश है, दूसरा सबसे कम आबादी वाला देश है। चागोस लैकवासिया रिज पर स्थित है। माले इसकी राजधानी है, जो चागोस लैकवाडी रिज यानी कि जो कटक है उस पर स्थित है, जो इसे दुनिया का सबसे निचला देश भी बनाती है। इसमें 2,500 से अधिक वर्षों से बसे हुए हैं। अब फिर मालदीव का एक समृद्ध इतिहास भी रहा है। इस्लाम और यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों से भी प्रभावित रहा है। 1965 में इसे यूके से आज़ादी मिली है, यानी कि पहले आज़ाद नहीं था। जो ब्रिटेन था उसका ये भी उपनिवेश था। 1965 में इसे आज़ादी मिली है। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।